प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्रिया का दूसरा भेद प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर पढ़ने जा रहे हैं। तो कल हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों का अध्ययन किया। आज हम प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर क्रिया के कितने भेद किए गए हैं, इनका विस्तार से विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया का एक भेद किया गया, जिसमें प्रमुख है संयुक्त क्रिया, जिसे कंपाउंड वर्ब कहते हैं। संयुक्त क्रिया जो मिलकर के बनी है, वह क्रिया जो कई भिन्नार्थक क्रियाओं के योग से बनी होती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। भिन्नार्थक अलग अलग अर्थों को प्रकट करने वाली कई क्रिया मिल जाती हैं और एक क्रिया का निर्माण करती हैं, तो वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे उसने पानी पी लिया, तो यहाँ पर पी और लिया, पीना और लेना, दो क्रिया मिली और दोनों क्रियाएं अलग अलग अर्थों को प्रकट करने वाली हैं। तो एक क्रिया का रूप धारण कर लिया, उसने पी लिया, तो यहाँ पर पी लिया क्या हुई? मुख्य संयुक्त क्रिया हुई। इसमें पहली जो क्रिया होती है वह मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया होती है वो सहायक क्रिया होती है। तो यहाँ पर पुनः समझेंगे एक बार। उसने पानी पी लिया, इस वाक्य में पी लिया क्या है? एक संयुक्त क्रिया है, जिसमें पहली क्रिया पीना मुख्य क्रिया है और लिया सहायक क्रिया है। इस प्रकार दो अलग अलग अर्थों को प्रकट करने वाली दो क्रियाएं आपस में मिलकर के एक संयुक्त क्रिया का निर्माण करती हैं। संयुक्त क्रिया का निर्माण करने वाली क्रियाएं चार प्रकार की होती हैं, अर्थात संयुक्त क्रिया के चार भेद हैं। संयुक्त क्रियाएं किन किन क्रियाओं के संयोग से बनती हैं? वो मुख्यतः चार हैं, जिनमें पहली है मुख्य क्रिया। संयुक्त क्रिया में केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है और वह कर्ता एवं कर्म के व्यवहार पर, कर्म के कार्य पर नजर रखती हैं, दृष्टि रखती हैं। जैसे पढ़ लिया करता है, जैसे वह पढ़ लिया करता है, मुख्य कार्य कौन सा हो रहा है? पढ़ना। उसे आने दिया जा सकता है, तो यहाँ पर मुख्य कार्य कौन सा हो रहा है? आने का। तो यहाँ पर पढ़ना और आना दोनों क्या हुई? मुख्य क्रिया। एक बार पुनः समझेंगे। संयुक्त क्रिया में एक मुख्य क्रिया होती है। जो मुख्य क्रिया होती है वह कर्ता एवं कर्म के व्यवहार पर, अर्थात कर्म के कार्य पर दृष्टि रखती है, नजर रखती है। तो यहाँ पर वह पढ़ लिया करता है। अब इस वाक्य में कर्ता कौन है? वह। अब पढ़ लिया करता है, क्या करता है? पढ़ना। कर्म क्या है? पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया कौन सी हुई? पढ़ना। उसी प्रकार उसे आने दिया जा सकता है, तो मेन कार्य कौन सा हो रहा है? आने का। तो ये दोनों क्रिया कैसी हुई? मुख्य क्रिया। दूसरी है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन सी होती है? काल का बोध कराने वाली क्रियाएं। काल मीन्स समय या टेंस या लकार। इनके चिन्ह जिसमें जुड़े होते हैं वह सहायक क्रिया होती है। सीधी सी पहचान है। मैंने आपको पहले बताया कि जिसमें लकारों के, टेंसों के या कालों के चिन्ह जुड़े होते हैं वही सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे वह पढ़ लिया करता है, यहाँ पर करता है, ताहे चिन्ह जुड़ा हुआ है। जा सकता है, तो ये क्रिया कैसी है गई? सहायक क्रिया है। तो काल का बोध, समय का बोध कराने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे ऊपर के वाक्यों में करता है और
सकता है। ये दोनों कैसी क्रिया हैं? सहायक क्रिया है। संयुक्त क्रिया का तीसरा भेद है संयोजी क्रिया। संयोजी क्रिया किसे कहते हैं? तो संयोजी क्रिया मुख्य क्रिया के पक्ष, उसकी वृत्ति तथा वाच्य की सूचना देती है। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, पहला वाक्य है मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर चाहना कौन सी स्थिति प्रकट हो रही है? इच्छा। दूसरा मैं पढ़ नहीं सकता, अब नहीं सकता किसको प्रकट कर रही है? असमर्थता को। मुझे पढ़ने दो प्रार्थना है, निवेदन है। तो जहां पर आदेश हो, उपदेश हो, प्रार्थना हो, या कह सकते अनुज्ञा के अर्थ में ये प्रकट होती है। मुझे पढ़ने दो, यहां पर क्या है? प्रार्थना है, निवेदन है। अगला है पुस्तक पढ़ी जा सकती है। यहाँ पर जा सकती है, पढ़ी जा सकती है, मूल क्रिया है। उस क्या पढ़ी जा रही? पुस्तक। अब ये बैच कैसा हुआ? कर्म बैच। तो यहाँ पर बैच की सूचना दी जा रही है। तो संयोजी क्रिया जो होती है वो मुख्य क्रिया के पक्ष, उसकी वृत्ति तथा बैच की सूचनाएं देती है। अगली है रंजक क्रियाएं। रंजक क्रिया किसे कहते हैं? रंजक भी संरंगना। मुख्य क्रिया के अर्थ में नया रंग जो भर देती हैं वे रंजक क्रियाएं कहलाती है। नया रंग भरने का तात्पर्य यह है कि उसके अर्थ में कुछ विशेषता ला देती हैं या अर्थ को अलंकृत कर देती हैं। वे सभी क्रियाएं रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे जाना मुख्य क्रिया है। यदि कोई शब्द इनसे पूर्व जुड़ करके उसके अर्थ में कुछ विशेषता ला दे, उसके अर्थ को अलंकृत कर दे, तो वे सभी क्रियाएं रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे जाना से छा जाना, आ जाना, उठ जाना। तो ये क्रिया कैसी बनी? रंजक क्रियाएं। आना क्रिया से चढ़ आना, बढ़ आना और कर आना। किस प्रकार क्रिया निर्माण हुआ? रंजक क्रियाओं का। तो पुनः समझेंगे, रंजक क्रियाएं वे होती हैं जो मुख्य क्रिया के अर्थ में एक नया रंग भर देती हैं, अर्थात मुख्य क्रिया के अर्थ में कुछ विशेषता उत्पन्न कर देती हैं, उसके अर्थ को अलंकृत कर देती हैं। वे सभी क्रियाएं रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे जाना और आना मुख्य क्रिया है। इनसे पहले छा, आ और उठ और चढ़, बढ़, कर इन शब्दों के जुड़ जाने से जिन क्रियाओं का निर्माण हुआ वे सभी क्रियाएं कैसी कहलाई? रंजक क्रियाएं। तो यहाँ पर प्रयोग एवं रचना के आधार पर हमने संयुक्त क्रिया का अध्ययन किया। इनके अलावा अन्य आधार पर भी कुछ क्रिया के भेद देखने को मिलते हैं, जिनमें पहली है समापिका। समापिका क्रिया कौन सी होती है? जो क्रिया वाक्य को समाप्त करती है उसे समापिका क्रिया कहते हैं, तथा यह क्रिया वाक्य के अंत में प्रयुक्त होती है, वाक्य के अंत में देखने को मिलती है। जैसे राधा मंच पर नाचती है, तो मैंने आपको बताया कि समापिका क्रिया कहाँ पर मिलेगी? वाक्य के अंत में। अर्थात समापिका क्रिया वही होती है जो वाक्य को समाप्त करती है। तो वाक्य समाप्त किससे हो रहा है? नाचती है से। छात्र कक्षा में पढ़ते हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है? पढ़ते हैं। तो ये क्रिया कैसी कहलाएंगी? समापिका क्रिया है। तो जो क्रिया वाक्य को समाप्त करती है उसे समापिका क्रिया कहते हैं। ये समापिका क्रियाएं वाक्य के अंत में आती हैं। जैसे राधा मंच पर नाचती है, इस वाक्य में नाचती है क्रिया कैसी है? समापिका क्रिया। क्यों? क्योंकि यह क्रिया इस वाक्य को समाप्त कर रही है तथा यह वाक्य के अंत में आ रही है। छात्र कक्षा में पढ़ते हैं,
इस वाक्य में सबसे अंत में क्या आ रही है? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं क्रिया कौन सी क्रिया है? समापिका क्रिया, क्योंकि वाक्य को समाप्त कर रही है। दूसरी है असमापिका क्रिया। ठीक इसके विपरीत, जो क्रिया वाक्य में विधेय के अंतर्गत न होकर अन्य स्थानों पर प्रयुक्त होती है उसे समापिका क्रिया कहते हैं। पुनः सुनेंगे एक बार। जो क्रिया वाक्य में विधेय, विधेय मीन्स कर्ता, जो क्रिया वाक्य में विधेय मीन्स कर्ता के अंतर्गत न होकर, इसका तात्पर्य कर्ता का ऐसे कोई प्रयोजन नहीं, कर्ता से अलग है, तो विधेय क्या कर्ता के अंतर्गत न होकर के अन्य स्थानों पर प्रयुक्त होती हैं, अन्य स्थानों पर देखने को मिलती हैं, वे असमापिका क्रिया कहलाती हैं और ये क्रिया प्रत्यय के योग से बनती है। अर्थात प्रत्यय के योग से जो बनने वाली क्रियाएं हैं वे असमापिका क्रिया कहलाती है। जैसे मैं राम से मिलकर लौटा हूं, तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? मैं। लौटा हूं क्रिया हो गई, वाक्य को समाप्त करे इसलिए कौन सी हो गई? समापिका। लेकिन यहां पर मिलकर, मिलना क्रिया में कर प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्रिया कौन सी क्रिया कहलाएगी? असमापिका, क्योंकि ये प्रत्यय योग से बनती है। और मिलने, मिलना में क्या जुड़ा हुआ? कर प्रत्यय, तो मिलकर बना, तो मिलकर क्या हुआ? असमापिका क्रिया। दूसरा उदाहरण, बहता हुआ कमल अच्छा लग रहा है। अच्छा कौन लग रहा है? कमल, करता हुआ। कमल अच्छा लग रहा है, एक वाक्य हो गया। अब बहता हुआ, अब इससे कर्ता से इसका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कर्ता के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो बहता हुआ, हुआ क्या है? प्रत्यांश, प्रत्यय है, तो कार्य करके हुआ, हुई, हुए, यदि ये क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? असमापिका क्रिया का निर्माण करते हैं। तो बहता हुआ क्या है यहाँ पर? ये असमापिका क्रिया। मिलकर क्या है? असमापिका क्रिया। अगला है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जहां पर कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे के माध्यम से करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है, यहां पर कर्ता कौन है? राम। किससे पत्र लिखवा रहा है? श्याम से। तो यहां पर लिखवाता है, यहां पर राम स्वयं नहीं कर रहा है, इसे लिखने की क्रिया किससे करवा रहा है? श्याम से। तो वाक्य में जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे के माध्यम से, किसी दूसरे को प्रेरणा दे करके करवाता है तो वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है, तो यहाँ पर लिखवाता है, ये क्रिया कैसी है भैया? प्रेरणार्थक क्रिया है। अगली है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तो जो पहले वाली क्रिया है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यह क्रिया हमेशा भूतकाल की होती है, ध्यान रखना। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को कर देता है तो जो पहली क्रिया है वह पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यह पूर्वकालिक क्रिया हमेशा भूतकाल की ही होती है। जैसे मैं पढ़कर सोऊंगा, तो यहाँ पर मैं, कर्ता कौन है? मैं। सोने क्रिया कर रहा है और क्या करके सो रहा है? पढ़ करके। तो पहले कार्य कौन सा हुआ है? पढ़ने का। उसके बाद कौन सा कार्य हुआ? सोने का। तो जो पहली क्रिया है पढ़कर,
ये कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है, भूतकाल की क्रिया है, उसने पहले पढ़ने का कार्य संपन्न किया है। तो इस वाक्य में पढ़कर जो क्रिया है वह कैसी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। उसके बाद अगली क्रिया आती है विधि क्रिया। विधि क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी क्रिया का प्रयोग आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश देने में किया जाता है तो वह क्रिया विधि क्रिया कहलाती है। अर्थात जहाँ पर उपदेश, आज्ञा, प्रार्थना आदि की जा रही हो तो वो क्रियाएं विधि क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सत्य बोलो, उपदेश दिया है, सत्य बोलो, तो यहाँ पर बोलो तो क्रिया कैसी है? विधि क्रिया। तुम यहाँ बैठो, आदेश दिया गया है, तो यहाँ पर बैठना क्रिया कैसी हुई? विधि क्रिया। तो जहाँ पर आज्ञा दी जा रही हो, प्रार्थना की जा रही हो, उपदेश दिया जा रहा हो तो वे सभी विधि क्रिया के अंतर्गत आती हैं। लास्ट है नाम धातु। नाम धातु क्रियाएं कौन सी होती हैं? नाम मीन्स संज्ञा या विशेषण। जब नाम ही अर्थात जब संज्ञा या विशेषण ही धातु बनकर के वाक्यों में प्रयुक्त होने लग जाते हैं तब उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। एक बार पुनः समझेंगे। जब नाम अर्थात संज्ञा या विशेषण ही जब नाम अर्थात संज्ञा या विशेषण धातु बन करके वाक्यों में प्रयुक्त होने लगते हैं तब उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे वह मेरे किवाड़ों को खटखटाता है, तो यहां पर खटखटाता है क्रिया कैसी है? नाम धातु क्रिया है। यहां पर खटखटाना क्रिया खटखट संज्ञा शब्द से बनी है। इस प्रकार खटखटाना क्रिया कैसी हुई? नाम धातु क्रिया। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण खटखट संज्ञा पद से हुआ है। उसी प्रकार हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, इस प्रकार अनेक प्रकार की नाम धातु क्रियाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर कल कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों का अध्ययन किया और आज हमने प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर क्रियाओं का विश्लेषण किया। एक बार पुनः प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया का भेद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के 4 भेद हैं, अर्थात इस संयुक्त क्रिया का निर्माण 4 क्रियाओं से होता है। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयोजी क्रिया और रंजक क्रिया है। ये चारों मिलकर के एक संयुक्त क्रिया का निर्माण करती हैं। दूसरा है अन्य आधार पर। अन्य आधार पर कुछ विद्वानों ने क्रियाओं को अलग अलग नामों से पुकारा। जैसे पहली समापिका क्रिया, दूसरी असमापिका, तीसरी प्रेरणार्थक क्रिया, चौथी पूर्वकालिक, 5वीं विधि क्रिया और 6वीं नाम धातु क्रिया। तो यहाँ पर हमने इन संपूर्ण क्रियाओं का विश्लेषण किया। यहीं पर हमारा क्रिया का ये चैप्टर समाप्त होता है। यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।